हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सबको पता है हमारा चैप्टर 5 चल रहा है और इसमें अभी तक हमने एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज तक कंप्लीट कर दिया है अपनी प्रीवियस वीडियो में। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एज ए कंसेप्ट वाइज तो है ही, लेकिन साथ ही साथ इससे रिलेटेड अगर आपके पास न्यूमेरिकल आते हैं तो आपको ये कंसेप्ट अच्छे से अगर समझ में आ जाए तो उस केस में आप इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। तो जो हमारे पास आज का टॉपिक है वो है वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। अब आप सबको पता ही है फ्रिक्शन यहाँ पे क्या करता है, किसी भी बॉडी के मोशन को अपोज करता है। अब जब हम किसी पर्टिकुलर बॉडी को हॉरिजॉन्टल सरफेस में एक जगह से दूसरी जगह स्लाइड करके लेके जा रहे हैं, अभी हम यहाँ पे स्लाइडिंग फ्रिक्शन की बात नहीं करेंगे, अब हम यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करेंगे। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन कौन सा फ्रिक्शन होता है? वो अपोजिट फोर्स जो कि किसी एक पर्टिकुलर बॉडी की सरफेस ऑफ कांटेक्ट पे अप्लाई होता है जब वो बॉडी मोशन में हो। तो इट मीन्स अगर वहाँ पे वो बॉडी के मोशन को अपोज कर रहा है जब वो बॉडी मोशन में हो, तो ऐसे टाइप की फ्रिक्शन को हम काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। तो आपने देखा होगा कि अगर आप किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस में किसी बॉडी को खिसकाते हुए, स्लाइड करते हुए एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं तो वो ईजिली नहीं जाती है। आपको भी महसूस होता होगा, फील होता होगा कि सरफेस के थ्रू एक आपको अपोजिंग फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। तो उस हिसाब से आप अपने एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू रखते हैं और उस हिसाब से वहाँ पे आप उस बॉडी पे धक्का लगाते हैं। ऐसे ही अगर हम इंक्लाइन प्लेन की बात करें तो इंक्लाइन प्लेन में अप साइड ले जाते टाइम और डाउन साइड ले जाते टाइम आपने महसूस किया होगा कि फ्रिक्शन कहीं पे आपको ज़्यादा महसूस होता होगा उस बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते टाइम, और कहीं पे फ्रिक्शन कम महसूस होता होगा। तो यही चीज़ हम यहाँ पे अभी पढ़ेंगे। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि जब हम इंक्लाइन प्लेन, अगर हम फीलिंग के थ्रू देखें, यहाँ पे फील करें कि आप एक बॉडी को इंक्लाइन प्लेन में ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं, अपवर्ड्स डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, तो आपको पता है ना कि आपको ज़्यादा अमाउंट में फोर्स की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा धक्का लगाना पड़ता है ना, ज़्यादा वर्क डन करना पड़ता है। तो इसका मतलब क्या है कि ऊपर जाते टाइम यहाँ पे इस पर फ्रिक्शन क्या हो रहा है, फ्रिक्शन क्या लग रहा होगा, ज़्यादा लग रहा होगा। इट मीन्स हमारा वर्क डन क्या लग रहा है, यहाँ पे ज़्यादा लग रहा है। तो वही चीज़ हमें यहाँ पे निकालनी है। ऐसे ही अगर आप किसी ब्लॉक को ऊपर से नीचे की तरफ खिसकाते हुए लेके आएंगे, स्लाइड करवाते लेके आएंगे, तो आपको लगता होगा कि इसके कंपेरिजन यहाँ वाले केस में फ्रिक्शन थोड़ा कम लग रहा है। तो इट मीन्स आपने यहाँ पे वर्क डन क्या किया होगा, यहाँ पे कम किया होगा। तो वही वर्क डन हमें यहाँ पे निकालना है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पे फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क डन कर रहे हैं, फ्रिक्शन के अपोजिटली वर्क डन कर रहे हैं, ताकि उस फ्रिक्शन को ओवरकम करते हुए उस बॉडी को हम डिस्प्लेस कराएं एक जगह से दूसरी जगह। तो आपको ये वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन 3 केसेस में पढ़ना है। 3 केसेस में कैसे, वैसे तो यहाँ पे 2 केसेस है, 3 केसेस बताऊंगी मैं आपको कैसे। 2 केसेस पहले कौन से हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल सरफेस के लिए पढ़ना है, ठीक है, और दूसरा कि जब आप उस बॉडी का मोशन इंक्लाइन प्लेन में ले रहे हैं। अब आपको पता है इंक्लाइन प्लेन में भी 2 मोशन होंगे, एक तो अप साइड और एक डाउन साइड। मतलब एक आपको अपवर्ड लेके जाना है और एक आपको उसमें डाउनवर्ड लेके जाना है। तो यहाँ पे 3 केसेस हैं, 3 केसेस में आपको यहाँ पे वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन निकालना है। और वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन का मतलब आपको पता ही है, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स होगा, देखिए अगेंस्ट फ्रिक्शन लिखा हुआ है ना, तो फ्रिक्शन के अगेंस्ट कौन सा फोर्स होता है, जो हम अप्लाई करते हैं फोर्स। तो अप्लाइड फोर्स हमें जब पता चल जाएगा कि कितना होगा तो हम इजीली वर्क डन भी निकाल सकते हैं। ऐसा तो आपको पता ही है, डिस्प्लेसमेंट है जब हम उस बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं अलोंग हॉरिजॉन्टल सरफेस से। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ, जब हम यहाँ पे इसे स्टार्ट करें तो आपको न्यूटन्स थर्ड लॉ भी याद रखना है, और न्यूटन्स के जितने भी मैंने आपको लॉस पढ़ाए हैं उनको भी आपको याद रखना है कि अगर किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू 0 है, ठीक है, अगर किसी बॉडी पे टोटल एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू 0 है तो इट मीन्स वो बॉडी ज़रूरी नहीं है कि वो रेस्ट में ही होगी। बताया था ना, रिजल्टेंट फोर्स अगर किसी बॉडी पे 0 होता है तो इट मीन्स ज़रूरी नहीं कि वो बॉडी रेस्ट में है, या तो वो रेस्ट में होगा या तो दूसरा क्या होगा, वो यूनिफॉर्म मोशन करेगा। यूनिफॉर्म मोशन मैंने आपको क्या बताया था कि
उस केस में उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी और वो बॉडी एक्सेलरेट नहीं करेगी, उसकी वेलोसिटी हर एक पॉइंट पे क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो हमें यहाँ पे यही कंडीशन लेके चलनी है कि जब हम ब्लॉक को ए पोजीशन से बी पोजीशन की तरफ डिस्प्लेस करते हुए एस डिस्प्लेसमेंट में ट्रैवल करके ले जा रहे हैं, तो यहाँ पे इसका विदाउट एक्सेलरेशन मतलब इसका यूनिफॉर्म मोशन लेके हमें चलना है। ठीक है, अब जब यूनिफॉर्म मोशन लेके चलना होता है तो इट मीन्स यहाँ पे हमें बैलेंसिंग करनी पड़ेगी फोर्सेस की, कि जितने भी यहाँ पे फोर्सेस अराइज हो रहे हैं वो अपने अपोजिट फोर्स के थ्रू क्या हो जा रहे हैं, यहाँ पे कैंसिल आउट हो जा रहे हैं। तो उस केस में अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे नंबर ऑफ फोर्सेस हम पढ़ लेते हैं। तो एक तो फोर्स है ये इस बॉडी का, समझ लीजिए मास है m, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट अपना यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा, जिसको हम ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं। ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से इसका जो वेट होगा वो कितना होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg। इसके वेट को कौन बैलेंस कर रहा है यहाँ पे, ये नॉर्मल रिएक्शन या रिएक्शन फोर्स भी बोलते हैं, जो कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अपवर्ड डायरेक्शन में इसको क्या कर रहा है, कैंसिल आउट कर दे रहा है, मतलब बैलेंस कर रहा है। ठीक है, बैलेंस कर रहा है तो इट मीन्स r इज इक्वल्स टू यहाँ पे किसके इक्वल होगा, mg के इक्वल होगा। सेकेंड थिंग, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हॉरिजॉन्टल मोशन में अब मुझे इस बॉडी को मूव कराना है, तो मैंने यहाँ पे क्या लगाया है, एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया। एक्सटर्नल फोर्स को मैंने ई लेट कर रखा है। अब देखिए एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू इधर की तरफ है, तो इट मीन्स इस बॉडी का मोशन कहाँ की तरफ होगा, इधर की तरफ होगा। ठीक है, अब आपको पता है इस पर्टिकुलर फोर्स को अपोज करने वाला वो कौन है, यहाँ पे फ्रिक्शन है। कौन सा फ्रिक्शन है, यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन है। और यहाँ पे हम क्या लेके चल रहे हैं, यहाँ पे हम यही लेके चल रहे हैं कि ये जो ब्लॉक है वो विदाउट एक्सेलरेशन यहाँ पे मूव कर रहा है, मतलब यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। अब आपने काइनेटिक फ्रिक्शन का एक फॉर्मूला पढ़ ही रखा है, वो क्या होता है, एफ के इज इक्वल्स टू, एफ के फॉर्म में यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इसे, तो एफ इज इक्वल्स टू म्यू के आर, जिसमें म्यू के क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, आर यहाँ पे क्या है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। फ्रॉम डायग्राम के हिसाब से आर किसके थ्रू बैलेंस हो रखा है, आर ने किसको बैलेंस कर रखा है, एमजी को, तो एमजी की वैल्यू आर के जगह पे आ जाएगी और हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन इक्वेशन 1 इसे मान लेते हैं। ठीक है, अब फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पे जो एक्सटर्नल फोर्स है वो किसके थ्रू बैलेंस हो रहा है, इस फ्रिक्शन के थ्रू बैलेंस हो रहा है। तो जब इस फ्रिक्शन के थ्रू बैलेंस होगा ई इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। तो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट से जब वैल्यू पुट कर देंगे तो वो आ जाएगा म्यू के एम जी। ठीक है, और ये आ गया हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स, मतलब इतना एक्सटर्नल फोर्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी इस बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन करवाने के लिए फ्रॉम ए टू बी। अब वर्क डन हमें निकालना है, जब एक्सटर्नल फोर्स निकल चुका है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स फॉर्मूला क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 2 से यहाँ पे पुट कर देंगे, म्यू के एम जी, और ये एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट। सो दिस इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स टू मूव दिस ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, और इसी को हम वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन भी बोलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट केस की तरफ चलते हैं। तो जो इसका सेकंड केस है जिसमें हम इस पर्टिकुलर बॉडी को इंक्लाइन प्लेन के थ्रू अपवर्ड मोशन करा रहे हैं, तो आपको दिख रहा है इसके मोशन की डायरेक्शन मैंने अपवर्ड बना रखी है और डिस्प्लेसमेंट कितना कर रहे हैं, एस डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, और कौन सी कंडीशन लेके चल रहे हैं, विदाउट एक्सेलरेशन की। जब मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है तो आपको पता ही होगा कि जो आपका एक्सटर्नल फोर्स होगा इस ब्लॉक के ऊपर वो इसी डायरेक्शन में होगा, जिसको मैंने ई लेट कर रखा है। अब यहाँ पे एक फोर्स है जिसको हम कहते हैं ग्रेविटेशन फोर्स, जिसकी वजह से इसका वेट यहाँ पे लगेगा कहाँ की तरफ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, बिल्कुल स्ट्रेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में। आपको बता भी रखा है मैंने कि जो भी इसका वेट है mg वो ग्राउंड के परपेंडिकुलर ही लगता है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, इंक्लाइन प्लेन का ग्राउंड नहीं बल्कि जो अर्थ का ग्राउंड है। तो ये mg तो ऐसे लग रहा है, बिल्कुल वर्टिकली तो लग नहीं रहा है, तो इट मीन्स कि हम यहाँ पे mg को दो पार्ट में रेजोल्यूट करेंगे। तो आपको पता है ये कि थीटा क्या है, एंगल ऑफ रिपोज है। तो आपको बताया था मैंने कि अगर मैं इस mg को दो पर्टिकुलर पार्ट में रेजोल्यूट करूँगी तो अगर ये थीटा है तो ज्योमेट्री के थ्रू ये भी थीटा निकल के आएगा। आप कर सकते हैं यहाँ पे ज्योमेट्री के थ्रू, इससे पहले प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बता रखा है। ये थीटा है तो ये भी थीटा निकल के आएगा। तो आपको दिख रहा होगा कि अगर ये थीटा है और ये रिजल्टेंट mg है तो इट मीन्स ये कौन सा कंपोनेंट होगा mg का, mg cos थीटा, और ये कौन सा कंपोनेंट होगा, mg sin थीटा। ध्यान से देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हमें पता है कि जब ये ब्लॉक ऊपर की तरफ जा रहा है तो इस पर फ्रिक्शन लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, जो इसके मोशन को अपोज करेगा। तो फ्रिक्शन मोशन को अपोज करेगा, तो इट मीन्स फ्रिक्शन जो है, जो काइनेटिक फ्रिक्शन है एफ के, वो सरफेस के इधर की तरफ लगेगा, मतलब mg sin थीटा के ही अलोंग लगेगा। अब बात आती है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स तो इस बॉडी के सरफेस के परपेंडिकुलर और अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, इस तरीके से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में।
जो कि होता है यहाँ पे r। और यहाँ पे अच्छे से आपको दिख रहा है कि अब देखिए mg तो अब हट चुका है ना, अब इसके सिर्फ कंपोनेंट है। कौन कौन से mg साइन थीटा, mg कॉस थीटा, और एक फोर्स है यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो कि काइनेटिक फ्रिक्शन है F, और एक है एक्सटर्नल फोर्स। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो भी ये नॉर्मल रिएक्शन है वो किस कंपोनेंट को यहाँ पे बैलेंस कर रहा है वेट के, वो कर रहा है mg cos थीटा। आपको दिख रहा होगा एक ही लाइन में एक्ट कर रहे हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, तो इट मीन्स नॉर्मल रिएक्शन बैलेंसेस mg cos थीटा। तो इट मीन्स r को हम mg cos थीटा के इक्वल लिख सकते हैं। और आपको पता है काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला जैसे अभी हमने पहले लिखा था म्यू के r, और r की वैल्यू जब यहाँ पे पुट कर देंगे तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू ये निकल के आ जाएगी। लेट दिस इक्वेशन बी फर्स्ट। अब हमें रिक्वायर्ड फोर्स निकालना है कि ताकि हम इस ब्लॉक को विदाउट एक्सेलरेशन एस डिस्प्लेसमेंट करवा दें। तो आपको दिख रहा होगा कि अगर मैं हॉरिजॉन्टल इधर की साइड देखूं तो यहाँ पे दो फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में है, तो इट मीन्स F प्लस mg साइन थीटा, इन दोनों का जो टोटल होगा वो किसके थ्रू बैलेंस हो रहा है, यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स E के थ्रू बैलेंस हो रहा है। तो हमने एक तरफ लिखा E और ये दोनों एक ही तरफ थे एक ही डायरेक्शन में, तो क्या लिखा mg प्लस F। F यहाँ पे क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन। यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट से F की वैल्यू प्लेस कर देंगे, तो ये हमने वैल्यू प्लेस कर दी। इसके बाद इस इक्वेशन को हम 2 ऐड कर लेते हैं क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू। अब वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स निकालना है। फॉर्मूला आपको पता है W इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इक्वेशन 2 से ये पूरी वैल्यू यहाँ पे प्लेस करेंगे और डिस्प्लेसमेंट एज इट इज़ रहेगा। दोनों में से mg यहाँ पे क्या आ रहा है, बाहर कॉमन आ रहा है, तो अंदर बच जाएगा साइन थीटा प्लस म्यू के कॉस थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट एस। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जो भी W है उसके साथ प्लस साइन थीटा प्लस म्यू के कॉस, मतलब प्लस में वैल्यू आ रही है ना। तो इट मीन्स कि जब आप किसी ब्लॉक को नीचे से ऊपर की तरफ खिसकाते हुए लेके जाएंगे, यूनिफॉर्मली खिसकाते ऊपर लेके जाएंगे, तो उस केस में वहाँ पे आपको ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा अगेंस्ट फ्रिक्शन के, जो कि आप सच में ये फील करते ही हैं। और अगर प्रूफ करने के लिए आगे कि सच में कि ज़्यादा अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन लगता है, ये आप प्रूफ करके दिखाइए, तो उस केस में आपको ये प्रूफ करके दिखाना है। तो चलिए अब नेक्स्ट इसका केस पढ़ते हैं कि जब हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर ब्लॉक को ऊपर से नीचे की तरफ लेके आ रहे हैं, इट मीन्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेके आ रहे हैं, तो मोशन इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो इसमें एक्सटर्नल फोर्स भी इसी डायरेक्शन में पुट होगा। नेक्स्ट इसके बाद आता है यहाँ पे फ्रिक्शन। फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा मोशन के, और सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट पे लगेगा। कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, स्मॉल f। साथ ही साथ आपको बताया था दिस इज एंगल ऑफ रिपोज, और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा ब्लॉक जो कि कौन सा है, mg, जो कि इसका खुद का वेट है। और यहाँ पे जो ये mg है वो दो पार्ट पे रिजोल्यूट होगा, जिसमें ये थीटा है और इसी के अलॉन्ग एक और यहाँ पे कंपोनेंट निकल के आएगा। तो ये कौन सा है, mg cos थीटा, और इधर की साइड जो होगा जो E के ही टूवर्ड्स आ रहा है वो कौन सा है, mg sin थीटा, जिसमें जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है इस पर्टिकुलर ब्लॉक का वो किसको बैलेंस करेगा, यहाँ पे mg cos थीटा, मतलब cos थीटा कंपोनेंट ऑफ वेट को यहाँ पे बैलेंस करेगा। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि r किसके इक्वल है, mg cos थीटा के। हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड फोर्स निकालना है, उससे पहले आपको पता ही है कि काइनेटिक फ्रिक्शन कैसे निकालते हैं, F इज इक्वल्स टू म्यू के r, जिसमें r की वैल्यू mg cos थीटा पुट कर देंगे, इसे इक्वेशन फर्स्ट पुट कर देंगे। अब रिक्वायर्ड फोर्स कैसे निकालना है ये भी आपको पता ही है कि यहाँ पे अगर हम हॉरिजॉन्टल फॉर्म में देखें तो इस साइड दो फोर्सेस हैं E और mg साइन थीटा, तो इट मीन्स ये दोनों का जो सम है वो किसके थ्रू बैलेंस हो रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के थ्रू बैलेंस हो रहा है। तो E प्लस mg साइन थीटा इज इक्वल्स टू F। हमें यहाँ पे क्या निकालना है, एक्सटर्नल फोर्स निकालना है, E निकालना है। तो इट मीन्स ये mg साइन थीटा कहाँ चला जाएगा, F के इधर की तरफ, तो माइनस का mg साइन थीटा। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, अब F की वैल्यू हमने प्लेस कर दी, फ्रिक्शन की वैल्यू हमने प्लेस कर दी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। तो देखिए माइनस में आ रहा है ना, F माइनस का mg मतलब माइनस। तो इट मीन्स कि जब हम किसी बॉडी को ऊपर से नीचे लेके आते हैं तो उसके लिए एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू बहुत ही कम चाहिए होती है, ठीक है। एक तो हमें ये चीज़ पता लग गई है। नेक्स्ट इसके बाद आता है वर्क डन कितना होगा, तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन निकालना है, जिसको हम वर्क डन बाय फोर्स भी कह रहे हैं। तो वो क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल्स टू एक्सटर्नल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो जो एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 2 से यहाँ पे पुट कर दीजिए एज इट इज़, ये आ गया हमारे पास वर्क डन। तो इट मीन्स कि इससे हमें पता चल चुका है कि वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन अगर हम अपवर्ड डायरेक्शन में निकालें तो ज़्यादा निकल के आता है एज कंपेरिजन टू जब हम उस बॉडी को ऊपर से नीचे की तरफ लेके आ रहे हैं।